अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और बात आज भी हमें करनी है प्रोग्राम के आगाज में तहरीक-ए-इंसाफ की एहतजाजी रैली की, जिसका आज तीसरा रोज है। आपको बताएं कि पीटीआई के मुजाहिरीन डी चौक में दाखिल तो हुए, लेकिन उन्हें वापस धकेल दिया गया और फौज ने दोबारा से डी चौक का कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट, हमारे तज्जियाकार मौजूद होंगे। यकीनन हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, सारी सिचुएशन समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल इस्लामाबाद में और खास तौर पर डी चौक पर क्या है, ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद से गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। जंजुआ, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त? जी देखें आसमा, मैं इस वक्त डी चौक के अतराफ में मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो आते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद रेंजर्स की जानिब से जो है वो शेलिंग की जाती है तो दोबारा से डिस्पर्स हो जाते हैं। इसलिए जो मीडिया पर्सनस हैं उनको भी एक अतराफ में रखा गया है ताकि किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि जो तहरीक इंसाफ के क़यादत ने स्ट्रेटजी अपनाई है उसमें तकरीबन 1000 कारकुनान ऐसे हैं जो लड़ने के लिए रखे हुए हैं। वो कुछ देर में आते हैं, फोर्सेस के साथ लड़ते झगड़ते हैं। फोर्सेस की जानिब से जो रबड़ की बुलेट्स हैं वो भी फायर की जाती हैं और इसके साथ साथ आंसू गैस के शेल भी फायर किए जाते हैं और उसके बाद जो मुजाहिरीन हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। और जबकि जो मरकजी काफिला है वो चाइना चौक से दूर है। अभी उसकी तादाद, उसमें जो मुजाहिरीन की तादाद ज्यादा है, और लेकिन मरकजी काफिला जो है वो चाइना चौक से लेकर सेंटोरस तक है। अभी मरकजी कंटेनर से जो है वो ऐलानात भी किए गए हैं कि इसी जगह पर कारकुनान जो हैं वो अपने खैमे लगा लें और यहीं पर आज रात रुकने की हिदायत की है। जबकि हमारे जो फोर्सेस में सोर्सेज हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो अब एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये ऑपरेशन जो है ये फौरी तौर पर नहीं किया जाएगा। हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि इस्लामाबाद की जो मार्केट्स हैं उनको बंद कराया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो काफिला है या जो मुजाहिरीन है उनकी जो लॉजिस्टिक है उसको ब्रेक किया जाए ताकि इनको किसी किस्म की सपोर्ट ना मिले और उसके बाद यहां पर इनको बैठने दिया जाए। आज अगर इनको खैमों के लिए चीजें मुयस्सर नहीं आती, वो खुले आसमान के तरह अगर रात गुजारते हैं तो आपको पता है इस्लामाबाद में जो सर्दी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। आज रात जो है वो खुले मैदान में गुजारेंगे और उसके बाद जो लॉजिस्टिक है वो भी कटी हुई होगी, तो उसके बाद फोर्सेज ने अपना प्लान जो बनाया है उसके ऊपर अमल किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि चूंकि इस्लामाबाद में 144 नाफिजुल अमर है और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी है कि कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अब चूंकि ये जो काफिला आया है ये संगजानी से इस्लामाबाद में इंटर हुआ है और इस वक्त वो डी चौक के आसपास मौजूद है, तो जितनी भी क़यादत यहाँ पर मौजूद है इसके खिलाफ तकरीबन अगर कमो बेश भी अंदाजा लगाया जाए तो 17 मुकदमात जो हैं वो दर्ज होंगे। हर थाने में एक एक मुकदमा दर्ज होगा, तो इनको अब मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा। अब कुछ मुकदमात ऐसे भी हैं जिनमें कत्ल की दिफात और दहशत गर्दी की दिफात भी शामिल की जाएंगी, क्योंकि जो क्राउड है उसमें से फायरिंग भी की गई है और रेंजर्स के एहलकार जो कि गुज़िश्ता रात को सर में गोली लगने से जख्मी हुए थे, 26 नंबर चुंगी पर उनको गोली लगी और उसके बाद एक मैसिव किस्म की फायरिंग भी की गई क्राउड की जानिब से। और आज अलग सुबह जो है वो 3 रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। चूंकि बताया ये जा रहा है जिस गाड़ी ने टक्कर मारी है वो गाड़ी भी इसी काफिले में मौजूद थी और इसी काफिले से निकल कर जो है वो श्रीनगर हाईवे पर आई थी और काफी हमें पुरतशद्दुद होते हुए दिखाई दिए थे कारकुनान जो हैं पीटीआई के, खास तौर पर जब ये 26 नंबर चौंगी पर मौजूद थे। पर अभी आप ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मुंतशिर हमें दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सामने हैं और कुछ काफी बड़ी तादाद जो है वो लोगों की पीछे हट चुकी है, लेकिन अपना लाहे अमल जो है वो अपनाती हुई हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा और सिचुएशन से जाहिर है कि आप हमें अपडेट भी कर रहे हैं। सिचुएशन ताज़ा तरीन क्या है, सूरत हाल क्या है इस्लामाबाद के अंदर, ये तो आपने जाना, लेकिन सिचुएशन यहाँ तक पहुंची कैसे कल से आज तक? क्योंकि कल जब हमने शो किया था तो हमने आपको बताया था, खासतौर पर काशिफ साहब जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि जी बढ़
भड़कें लगाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, और साथ ही साथ सड़कों पर जो है हमें कारकुनान दिखाई देते हैं। अब जो है ये भड़कें भी हमें सुनाई देना बंद हो चुकी हैं। कुछ इंतजामात अलबत्ता जरूर किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। बात हम इस पे करेंगे जी, काशिफ रफीक साहब मुझे ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, सीनियर सहाफ़ी हैं, साथ ही साथ हमारे तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे शहराज हसनात साहब जो लाहौर से हैं बराह रास्त हमारे साथ, और शहजाद अनवर फारूकी साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। लाहौर न्यूज़ 1 के स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद नौशाद अली साहब, और गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहूंगी काशिफ रफीक साहब आप ही से, क्योंकि कल भी जब प्रोग्राम में मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज किया तो आपने फरमाया ये था कि सड़कों पर कारकुनान तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन हुकूमत सिर्फ बड़कें लगा रही है, और ज़ाहिर है बड़कें वही होती हैं जिनमें दम नहीं होता, जिनमें जान नहीं होती। तो क्या यही वजह है कि चलें अब तो उनको धकेल दिया गया वापस, लेकिन यहाँ पहुंचने में कामयाब रही हैं बुशरा बीबी अपने काफिले के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीब मामला है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान रोडों पे हैं, क़यादत गायब है, और दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब रोडों पे हैं और वफाकी वज़रा गायब है। लगता यह है कि ये 1-on-1 जो फाइट है वो बुशरा बीबी और नकवी साहब की है। मैं हैरान इस बात पे हूं, मैं तवातर से एक बात कह रहा था आपके प्रोग्राम में, मैंने पहले भी कहा कि एक बंदा जो सियासी तौर पे इसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, उसका कोई हल्का नहीं है, उसको शायद ये नहीं मालूम कि सियासी तौर पे लोगों को कैसे एंगेज किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। आपने पहले भी एक दफा कहा आगे दिखाओ डी चौक, अली अमीन गंडापुर आ गए, फिर चले भी गए, ना आपने आने रोक सके नकवी साहब, ना जाने से रोक सके। आपकी मर्जी का आईजी, आपकी मर्जी का चीफ कमिश्नर, आपकी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला, आपकी मर्जी हर अहकामात आप दे रहे हैं रेंजर को, हर चीज हुकूमत ने आपको आगे किया हुआ है। शहबाज शरीफ साहब तो बस वो MOU साइन कर रहे हैं, उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब जाने और इस्लामाबाद जाने, 25-26 किलोमीटर का वफाकी दारुल हुकूमत है जी सर, इनकी जुरिसडिक्शन है, और वहां पे बढ़ के ये लगाते आगे दिखाओ, जाने नहीं देंगे, अगले आगे। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि एक वजीर दाखिला माजी बैद में राना सनाउल्लाह भी हुआ करते थे, उस वक्त खुद बानी तहरीक इंसाफ लोगों को लेके आ रहे थे, और फिर आने के बाद उन्होंने सेंटोरस से एक स्पीच की और वहां से वापस चले गए। बुशरा बीबी डी चौक पहुंच गई, पहली तहरीक है उनकी, और नकवी साहब बढ़ के मारते रह गए आगे दिखाओ और जाके दिखाओ, आगे दिखाओ और जाके दिखाओ। भाई आपने अगर नहीं रोकना था, आपके अगर इख्तियारात नहीं है, आपकी अगर स्ट्रेटजी नहीं है, आप अगर पॉलिटिकली लोगों को नहीं लेके चल सकते, तो आपने क्यों ये माहौल पैदा किया कि वो मासूम शहरी जानों से गए, जख्मी हुए, पुलिस वाले जानों से गए, रेंजर वाले जानों से गए? क्या यहां पे सिर्फ लोगों को वो फोर्सेस क्यों या अवाम क्यों मरवाने के लिए आप रह गए हैं? आप साहब कहे भाई मैं नहीं हैंडल कर सकता, या कोई कमेटी बना दे, और आपको कोई दूसरा वजीर उनके साथ नजर नहीं आया। नजर कौन आए? चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी दाखिला, IG और बढ़के, कोई दूसरा वजीर सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों वजीर आजम साहब ने काबीना नहीं की, मीटिंग की? क्यों नहीं किसी और वजीर को साथ एंगेज किया? सिर्फ आपने छोड़ दिया मोहसिन नकवी साहब आप जाने, इस्लामाबाद जाने, अमनो अमान जाने, पिंकी पीरनी जाने, PTI का मॉब जाने, और फिर आपने रात को लगे रहे 11 बजे तक मुज़ाकरात करते। संगजानी पे बैठ जाए, वहां पे बैठ जाए, वहां पे बैठ जाए। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए, उन्होंने कहा मेरे तो मुज़ाकरात ही नहीं हुए। भाई अगर आपके मुज़ाकरात नहीं हुए तो आपने संगजानी का ऑप्शन किसको दिया? हवा में, खला में किसी को दिया था? क्यों आपने आउट ऑफ प्रोटोकॉल जाके बानी तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकातें अरेंज करी? क्यों करवाई? ये मोहसिन नकवी साहब जो है, इनकी सियासी विजडम का कोई इशू है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हुकूमत चलनी है, अगर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत करनी है, तो फिर उनको अपने वज़रा को रीथॉट करना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं काशिफ साहब ने खासी डिटेल में बात की है मोहसिन नकवी साहब पर, और करना बनती भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद में जो भी इंतजामात हो रहे हैं, जिस तरीके से भी इनको हैंडल करने का सोचा गया था या किया गया, उसको लीड जो है वो मोहसिन नकवी साहब ही कर रहे हैं। तो अगला सवाल जो है शहजाद अनवर साहब मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, और खास मोहसिन नकवी साहब ही के हवाले से रखना चाहूंगी कि ये कहा जा सकता है इस सारी सिचुएशन के बाद कि उनके अंदाजे जो है वो गलत साबित हुए हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है इसके साथ साथ कि हुकूमत के जो अंदाजे थे मोहसिन नकवी साहब को लेकर वो भी गलत साबित हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा, आपकी गुफ्तगू और काशिफ रफीक की गुफ्तगू सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आप और काशिफ जो है वो बढ़ के मिस कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि 90 की दहाई में मैंने लाहौर में, हम मिस नहीं कर रहे सर जी, सॉरी मिस नहीं कर रहे, हमने कुछ ज्यादा बढ़ के सुन ली थी कल से आज तक। हम बढ़ के एक्शन मिस कर रहे हैं, हम बढ़ के न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहरहाल मैं तो जी आपको ये ऑप्शन दे रहा था या पेशकश कर रहा था कि मैंने चूंकि 90 की दहाई में लाहौर में शोबिज रिपोर्टर के तौर पे काम किया, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं सेगमेंट के बाद जो है वक्फे में आपको बढ़ के अलग से सुना दूंगा, आपका जितना दिल करे आप बढ़ के सुन लीजिएगा। गुजारिश ये है कि आप काशिफ रफीक की बात से एक बात तो तय हो गई कि अगर इस ये जो मामला है जो अभी इवेंट चल रहा है, अगर इसका कोई स्केपगोट बना या किसी के कंधे पे जिम्मेदारी डाल के तो फारिग किया जाना है, तो वो है हजरत मोहसिन नकवी साहब, और उनका जाना जो है वो ठहर गया है। काशिफ साहब जो है आप वो तुले बैठे हैं और मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं काशिफ की हाँ में हाँ मिलाऊं। लेकिन बहरहाल ये जो काशिफ फरमा रहे हैं ना, मैं जुज़वी तौर पे कुछ चीजों से इत्तेफाक नहीं, अगर आपकी राय कुछ मुख्तलिफ है मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, अगर आप समझते हैं कि नहीं जी वो काबिल हैं, उन पर जो एतमाद किया गया वो उस पर पूरे उतरे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी सारी चीजें एज इट इज हो रही हैं, तो फरमा दीजिए ना, रोक तो नहीं रहे सर हम आपको। जी मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि आपके ख्याल में ये कह रहे थे अभी के हुकूमत ने मोहसिन नकवी पे छोड़ दिया है, हुकूमत ने मोहसिन नकवी के ऊपर एतमाद किया, ये किया। भाई हुकूमत का मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है? कल बहुत खूबसूरत फिक्रा एक मैंने कहीं पे पढ़ा है, तो मैं आप लोगों के गोश गुजार करता हूँ। उसने कहा ये जो फिल्म बन रही है ना, ये जो धरना 2, 3, 4 की, तो इसकी कास्ट में सिर्फ बानी पीटीआई और मोहसिन नकवी हैं, 2 ही किरदार हैं, किसी तीसरे किरदार की गुंजाइश नहीं। आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई वजीर आजम नजर आएंगे या कोई और वज़रा नजर आएंगे, तो शायद वो नहीं आएंगे। मोहसिन नकवी साहब बेसिकली जिनके नुमाइंदे हैं, उस हिसाब से तो मैं उन पे एतबार करता हूँ, मैं आज भी एतबार करता हूँ। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि वजारत दाखिला का उनका ये जिंदगी का पहला मौका है, कोई बात नहीं है, आप दूसरा तीसरा जब मौका कभी मुस्तकबिल में देंगे वो आपको कारकर्दगी भी करके दिखा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी मसला ये है कि उनका जो तजर्बा है साहब वो तो किसी और फील्ड का है। इस वक्त सिचुएशन जो है वो ये मुतकाजी है कि आप अभी भी होश के नाखुन लें और बैठ के बात करें और इस मामले को किसी न किसी तरह से रफा दफा करें, यहाँ से इन लोगों को उठाने की फिक्र करें। और पीटीआई के हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि उनका भी असल इम्तिहान अब शुरू होगा। यहाँ पे पहुंच जाना बजाते खुद कोई कामयाबी नहीं है, यहाँ से आगे मुश्किलात का सफर शुरू होगा। इतने बड़े मॉब को रोकने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब काशिफ साहब के पास क्या नंबर है, लेकिन मैंने जो देखा है और जो मैंने सुना है वो नंबर अच्छा खासा है। ऐसे नंबर को डील करने के लिए कोई भी वजीर दाखिला हो उसके पास क्या वही है जो रात को उन्होंने फरमाया था कि मैं तो 2 मिनट में इधर गोलियां चलवाऊंगा, 5 मिनट बाद इधर कोई नजर नहीं आएगा। तो अगर ऐसा कोई हल आपकी नजर में है तो मैं मादर चाहता हूँ। लेकिन अच्छा, आप हल की बात कर रहे हैं ना शहजाद साहब? मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीटीआई का इम्तिहान बढ़ गया है और पीटीआई को अब इतने सारे लोगों को यहाँ रखना है, अगर बिठाना है तो उसके लिए लॉजिस्टिक का इंतजाम करना होगा, उनके खाने पीने रहने बैठने का इंतजाम करना होगा। और फिर ये जो अभी उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया है, इस प्रेशर को किस तरह से वो कैश करवाते हैं, किस तरह से वो अपने मुतालबात के असूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यहाँ पे पहुंच जाना ये एक मरहला था, लेकिन अभी असल लड़ाई इनकी अब शुरू हुई है। मेरे नजदीक अब जो है वो असल पिक्चर अब शुरू हुई है। असल पिक्चर अब शुरू हुई है और पिक्चर तो अभी बाकी है। शहजाद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। अभी यहाँ जब गुफ्तगू कर रहे हैं शहजाद साहब, तो उन्होंने फरमाया कि जी अभी होश के नाखुन ले लें हुकूमत या वजीर दाखिला जो हैं, और कहीं ना कहीं मुज़ाकरात जो हैं, टेबल टॉक जो है उसकी जानिब आए। आपको लगता है कि लाइक अभी भी टाइम है? क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं, खासतौर पर अभी जिस तरह से हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी अब तो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, तो आपको लगता है कि ऐसा करना सही है मुज़ाकरात की राह अपनाने के बजाय? शहराज साहब, थैंक यू वेरी मच आसमा। अगर मैं अपना टाइम सरेंडर करके काशिफ को देना चाहूं तो शायद आप इतराज ना कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो मेरिट की बात करता है और आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डीमेरिट इसमें कहाँ पे है। और मुझे लग रहा था कि शायद कोई आपके दिल की बात कह दी ना उन्होंने आज। मेरिट की बात जी। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं आपको ये गुजारिश कर दूं कि जिस दिन वो चाहेंगे ना, उस दिन वो वजारत दाखिला का कलमदान छोड़ेंगे। पाकिस्तान में आपको ऐसे ताकतवर तरीन अशखास या शख्स कभी कभी ही मिलते हैं और कहीं कहीं ही मिलते हैं जिनके पास बेवक्त जिस ओहदे पे वो चाहे रह सकते हैं और जो पोस्टिंग पोजीशन वो चाहें वो ले सकते हैं और दिलवा सकते हैं। तो अगर वो चाहेंगे तो खुद ही इसको छोड़ेंगे इस ओहदे को, नहीं तो कोई उनसे ये ओहदा नहीं छुड़वा सकता। और माजी में भी इसकी एक कोशिश की गई थी। दूसरी गुजारिश, देखिए जो काशिफ की बात है उसको सेकंड करते हुए कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब अनफॉर्चुनेटली एक सियासी
बंदा नहीं है। और यहाँ पे इस सारे मामलात में जो नेगोशिएशंस की जा रही थी, वो दोनों तरफ से जो नेगोशिएशंस की जा रही थी, आई एम सॉरी, वो थोड़ा नॉन पॉलिटिकल साइड पे था। एक तरफ से मोहसिन नकवी साहब की जिद थी और दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा की जिद थी, और दोनों ही नॉन पॉलिटिकल बंदे थे, तो कहीं ना कहीं उसका आपको रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। अगर आपको याद हो तो ये एक बात निकल रही थी कि खान साहब एग्री कर गए हैं कि संजानी की तरफ ले जाया जाए, मगर बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। तो बहुत मल्टीपल चीजें निकल रही थी। अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, या तो बैरिस्टर साहब की मुलाकात शुरू हो चुकी होगी या शुरू होने वाली होगी। अगेन बैरिस्टर साहब के हवाले से भी पीटीआई के हलकों में बड़े एतराजात पाए जा रहे हैं और वो उन्हें अंपायर का बंदा समझते हैं। भारत कहीं ना कहीं निगोशिएशंस का अमल जारी है और ये टेबल टॉक के जरिए होगा। जहां तक बात है कि अंदर आने दिया गया, तो मैं इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ ये रखूंगा कि अंदर आ गए और आ ऐसे गए कि जो बड़के मारेंगे वो रियलाइज हुआ कि उनके लिए रोकना नामुमकिन हो गया था, और वो इतना बड़ा मॉब था कि वो आता चला जा रहा था और जो उसके रास्ते में आ रहा था उसको रोनता चला आ रहा था। आखिरी गुजारिश ये करूंगा कि देखें, फौरी तौर पे ये मामला मोहसिन नकवी का या हुकूमत पाकिस्तान का या पीटीआई का नहीं है। इससे लाखों करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान, खासतौर पे पंजाब में। अभी भी लाहौर में मोटरवेज बंद है, रिंग रोड बंद कर दी गई, सड़कों पे कारोबार बंद है, बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट बंद है। अभी आपको शायद कुरनोश की कमी होने लगी है, पेट्रोल पंप्स ने वार्निंग दे दी है। लोगों का कसूर क्या है? और मैं अभी लाहौर के लोगों की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के लोगों की बात नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं। कल फिर स्कूल कॉलेजेस सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं। तो गुजारिश ये है कि जो सियाने लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस में बिलीव रखते हैं, उनको डाल के इसका पॉलिटिकल हल निकाला जाए। ऑपरेशन की तैयारी होगी, रेजिस्टेंस भी होगी। इसका मतलब है कि खूनरेजी होगी और हम इस मौके पे लाशों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की खुदा ना खास्ता हो या आम आवाम की हो, पीटीए वर्कर्स की हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा बात यही की जा रही है कि गोली का जवाब जो है वो गोली से दिया जाएगा। मुज़ाकरात की बात होते हुए मैं बहुत कम सुनाई दी है। नौशाद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी और मैं इसी ऑपरेशन को लेकर बात करना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर है कि अगर इस तरह से एक बड़े ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, मार्केट्स बंद करवा दी गई हैं और कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन इतने बड़े पैमाने पर होगा कि इतने बड़े मॉब को संभाल लिया जाएगा। आपको सही लगता है ये फैसला, अगर वाकईतन ये फैसला कर लिया गया तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खबरें तो इस तरह की आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई ऑपरेशन जो है वो फौरी तौर पर लॉन्च किया जाएगा। अच्छा। ये वो जो होता है ना, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी होती है। इसका मकसद ये होता है कि आप कहीं ना कहीं थ्रेट भी कर रहे होते हैं। ये जिन बड़कों की बात काशिफ साहब ने की है, अगर याद हो काशिफ साहब को, ऐसे कई वज़रा हमारी माजी में गुजरे हैं जो इससे कहीं ज्यादा बढ़ बढ़ के बड़के लगाया करते थे। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप थोड़ा सा किसी को थोड़ा सा डरा रहे होते हैं और साथ साथ बैकडोर पे मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं। अगर सिर्फ ऑपरेशन करना होता या मुज़ाकरात ना करने होते तो आपको ये जो कल या परसों आप जिन मुज़ाकरात की बात कर रही थी वो कैसे हो रहे होते? क्यों बैरिस्टर गौहर जो है वो इमरान खान साहब का गए होते? और ये सारा कुछ जो है ये पहले ही किया जा सकता था। मसला ये है, देखिए, ये जो हुकूमतें होती हैं वो चाहे किसी की भी हुकूमत हो, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दफा तहरीक लब्बैक का धरना आया था तो उस वक्त आपको शक्लें बदल जाती हैं, वज़रा की बातें वही होती हैं तकरीबन जो आज भी आपको सुनाई दे रही हैं। और आपको याद होगा इमरान खान साहब भी उस वक्त जो गुफ्तगू करते थे वो भी हमें मालूम है। सारी हुकूमतें जो हैं वो इसी तरह की गुफ्तगू करती हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है जो बात अभी शहजाद फारूकी साहब ने कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, हुकूमत का इम्तिहान भी अब शुरू हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान भी अब शुरू हुआ है। हुकूमत का इम्तिहान ये होगा कि हुकूमत कितना जल्द इनके ये जो इस वक्त एहतजाज करने वाले यहाँ बैठे हैं इनको कितना जल्द यहां से निकालकर इस्लामाबाद की हदूद से बाहर निकाल दिया जाएगा। और न सिर्फ इनको निकाला जाएगा बल्कि ये जो अभी शिराज जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि जनाब जो आपके मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जो कारोबारी जिंदगी जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है, आम आदमी को मसला आ रहा है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, पेट्रोल की जो है वो किल्लत होना शुरू हो गई है, सब्जी और फल के रेट डबल हो गए हैं, यौमिया का नुकसान हो रहा है। जी हाँ जी, तो इसको किस तरह से और कितनी जल्दी इसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है, इस डैमेज को। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए शुरू होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौसम को देखे जाने बगैर इस आस के अंदर, क्योंकि ये बात बिल्कुल अब ओपन हो रही है
کہ جو جنرل فیاض حمید ہیں ان کا ٹرائل بالکل آخری مراحل میں ہے، اور کچھ چیزیں انہوں نے ایسی جو ہیں وہ بتائی ہیں جو آپ کے ارباب اختیار ہیں، جس کی وجہ سے جو پھندا ہے وہ عمران خان صاحب کے گلے کے بہت قریب ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی جب باتیں آئیں گی تو پھر یہ پرابلم ہوگا کہ آپ اس کو کس طرح سے سسٹین کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کیسے بیٹھی، دیکھیں آپ نے ڈی چوک سے واپس بھیجا انہیں، وہ ٹولیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ مختلف حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی اسٹرینتھ ٹوٹ جاتی ہے قافلے کی، تو حکومت اس پہ قابو پا لے گی۔ ٹھیک ہے کاشف صاحب، دو اسٹریٹجیز کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ جو میں اور آپ بہت دنوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے دیگر پینلسٹ بھی بات کرتے ہیں، جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ خود عمران خان کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ جنگ اگر ہو انفیکٹ تو اس کو بھی مذاکرات ہی کے ذریعے جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے، مذاکرات ہی سے جنگیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ نہیں اب مذاکرات کو آپشن نہیں ہے، کیونکہ اتنے دن سے تم آفر کر رہے تھے، یہ سن ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اب واحد حل جو ہے وہ آپریشن ہے؟ دیکھیں میں پہلے ایک بات جو نشاط صاحب نے کی بڑکوں والی، دیکھیں بعض ٹائم نا بڑکیں ضد بن جایا کرتی ہیں، اور خاص طور پہ جب نان الیکٹڈ پرسن ہو اور ان کو یہی نہ پتا ہو کہ بات کرنے کے لیے لہجہ کون سا استعمال کرنا ہے، کس وقت پہ کیا لفظ استعمال کرنا ہے، تو پھر یہ کے پی کے لوگوں کی ضد بن گئی، جب آپ انہیں للکاریں گے تو وہ اس طرح کریں گے۔ دوسری جو بات مذاکرات کی ہے، دیکھیں مذاکرات کا اختیار دو ہی لوگوں کے پاس ہے، میں آپ کے شو میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں، ایک بی بی کے پاس ہے، دوسرا بانی کے پاس، تیسرا کوئی مذاکرات کار نہیں ہے، تیسرے سارے کورسپونڈنگ کر سکتے ہیں، سہولت کاری کر سکتے ہیں، ادھر کی پیغام رسانی ادھر لے کے جا سکتے ہیں، شخصیات مذاکرات 100% موڈ میں ہے، بشرا بی بی 100% موڈ میں ہے۔ بانی تحریک انصاف سے ابھی آدھے گھنٹے میں یہ بیٹھ چلے جائیں، سارے جائیں، نقوی صاحب جائیں، جا کے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو جائیں کہ سر میں آ گیا، میں اپنی ناکامی قبول کرتا ہوں، آئیے حضور باہر نکلیے اور جیسے دل چاہے حکومت کیجیے، تو مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مذاکرات ٹوٹ چکے تھے، سی بی ایم جو ہوئے جس کے بدلے میں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، ججز والا معاملہ ہوا، تو بشرا بی بی باہر آئی، وہ سی بی ایم ٹوٹ گئے، اب وہ سی بی ایم دوبارہ ٹریک پہ آئیں گے تو کام آگے چلے گا۔ اچھا اتنا کشت و خون کر کے پی ٹی آئی یہاں پہ پہنچ گئی، بشرا بی بی نے اپنی پولیٹیکل لانچنگ کر لی اور سکسیسفل پولیٹیکل لانچنگ کر لی۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اب میں اپنے سینئرز کو بھی، ابھی چند لمحے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جانا چاہ رہے تھے، کارکنان نے گھیر لیا، انہوں نے کہا جی آپ نہیں نکل سکتے، انہوں نے کیوں، انہوں نے کہا آپ تو ہمیں دغا دے جاتے ہیں، آپ تو غائب ہو جاتے ہیں۔ پرسوں بھی ہوا، ابھی کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ سیم سینیریو، یعنی کہ انہوں نے اس دفعہ کو 50 60 یا 100 کے قریب ایسے کارکنان ہیں جنہوں نے صرف ایک ہی کام کیا، ان کی فیلڈنگ علی امین گنڈا پور پہ کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا، ان کو غائب نہیں ہونے دینا، کہیں کافی چائے پہ نہیں جانے دینا، یہ سونے نہیں دینا۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں میرے سے بات کیجئے، میں خود بانی تحریک انصاف سے بات کروں گی اور اس کے بعد کام آگے چلے گا، ان کو باقی کسی لیڈرشپ پہ اعتبار نہیں۔ کہتی ہیں نا کہ بھائی مذاکرات تو ایک ہی چیز پہ ہوں گے، عمران خان کو لیے بغیر نہیں جائیں گے، تھوڑی دیر پہلے بھی انہوں نے کارکنوں سے ہی کہا ہے۔ دیکھیں جی بات یہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کریں گے تو اس ملک میں عدالتیں رات کو کھل جایا کرتی ہیں، ضمانتیں ہو جایا کرتی ہیں، ایئرپورٹ پہ جا کے انگوٹھے لگ جایا کرتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ہمت کیجئے، بتائیے کہ ساری ریاست نے، حکومت نے، وزیر داخلہ نے، بڑھ کے مارنے والوں نے، سب نے ایک پارٹی کے لیڈر کے سامنے جا کے سرنڈر کر دیا، بات ختم کریں، یہ تو خیر کل فضل الرحمان صاحب کے سامنے کریں، پرسوں نواز شریف کے سامنے کریں، پھر بلاول صاحب کے سامنے کریں، کرتے رہے اس کو، سارے مل کے یہی کام کرتے رہے اور عوام جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ مسئلہ کیا ہے شراز صاحب، میں اس پہ آتی ہوں، I'm really sorry شراز صاحب، مجھے ایک بریک لینا ہے، جو بات آپ فرمانا چاہ رہے ہیں، جو اصل مسئلے کی جانب آپ نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، میں یقیناً اس کی طرف آؤں گی، مجھے ایک بریک لینا ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں ہم آپ سے۔ بالکل جی، دھونس اور دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں، اور جن لوگوں نے پہنچنا تھا جی ڈی چوک، وہ ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب تو رہے، بعد ازاں ان کو دھکیل دیا گیا، یہ اور بات ہے، اور اس پہ کافی خائف دکھائی دیتے ہیں ہمیں کاشف صاحب، لیکن ابھی کاشف صاحب کی طرف ہم جائیں گے یقیناً دوبارہ سے، ان کے پاس کچھ خاص چیز بھی آج آپ کے لیے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے وہ خود ہی، لیکن میں شراز صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ کسی اصل مسئلے کی بات کر رہے تھے، اس میں تھوڑا یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں، کیونکہ مذاکرات آپریشن دونوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ جو کل سے ہم سن رہے تھے، چلیں سمجھ لیں کہ خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سنجانی پہ رک جائیں، لیکن بی بی جو ہیں وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اختلاف یہاں پر بھی تھا، تو ابھی اگر مذاکرات کیے جاتے تو پھر کس کی فائنل کال ہوگی، کس کی بات سنی جائے گی، بانی کی مرضی چلے گی یا بشرا بی بی کی؟
आसमा, सबसे पहले तो ये कि जो मैं बात कर रहा था, ये अगर गवर्नमेंट नेगोशिएशन पे आ रही है और पीटीआई के साथ पहले नेगोशिएशन पे नहीं आई, तो वो स्ट्रीट पावर है जो अनफॉर्चुनेटली हमेशा पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में उस तरह से नजर नहीं आती। ठीक है। मौलाना साहब फिर भी कुछ हद तक निकालने को लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये स्ट्रीट पावर ने गवर्नमेंट को नाको चने चबोए और घुटनों पे लेके आया, नंबर एक। नंबर दो, देखिए असल जो काशिफ की बात है वो फैक्ट है, मगर जो पावर है पीटीआई के अंदर वो इमरान खान के हाथ में है। और बुशरा बीबी भी जो सारी की सारी शराइत पे, खासतौर पे जो मेन शर्त है वो इमरान खान की रिहाई है, उसी पे चाह रही है। तो जो खान साहब चाहेंगे होगा वही, मगर यहाँ पे है गैप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ये बुशरा बीबी को वहां पे ले जाएं या खान साहब के साथ उनकी कम्युनिकेशन कराते हैं, विच इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट, तो थिंग्स कैन इजीली बी सेटल्ड डाउन। और इसीलिए आप ये देखें कि जो बुशरा बीबी ने वो स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन पहले, जिसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमात आ रहे थे, तो आप ये देखें कि वो स्टेटमेंट कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जरूर थी, मगर उन्होंने एक तो उस मुल्क का नाम नहीं लिया, दूसरा ये हुआ कि ये र्यूमर थी कि शायद इमरान खान साहब को उस मुल्क में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और कई चीजें उसमें हो सकती हैं। तो उस स्टेटमेंट के बाद वो जो कंट्रोवर्सी थी वो ऑटोमेटिकली दम तोड़ गई। अब ये जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल अपनी बिल दिखाई है या अपना समझ बूझ दिखाई है, वो नजर आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई इस पे गाइडेंस ले रही हैं और कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के हवाले से उनकी पूरी मुशावरत है और फाइनल कॉल इमरान खान की होगी। उसके अलावा यहाँ पे ना ये धरना वापस जाएगा, ना यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है शहजाद साहब, आप भी यही समझते हैं? फाइनल कॉल और फाइनल जो फैसला करने का अभी भी इख्तियार है वो बानी ही के पास है। ये कल से जो हम चीजें सुन रहे थे ये महज अफवाह थी कि दोनों में इख्तलाफात हो गए हैं और इस चीज पे जरा बड़ा इख्तलाफ है कि डी चौक तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा गुमान हो गया अपनी कामयाबी का बुशरा बीबी को कि वो ये समझिए कि नहीं अब तो हम डी चौक पहुंचेंगे, और हमने देखे वो पहुंची भी है। इनफैक्ट इस सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा करते हैं कत्ल और हाथ में तलवार भी नहीं। गुजारिश ये है कि ये किसको लगता है कि बुशरा बीबी के हाथ में ताकत है या बुशरा बीबी ये फैसला कर सकते हैं? देखिए ये तो प्रोपेगेंडा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था और कुछ और हल्कों की तरफ से किया जा रहा था कि जी पहले तो वो ये था कि जी अलीमा खान की लड़ाई हो गई है बुशरा बीबी से, तो अब क़यादत की लड़ाई होगी, अलीमा खान करेंगी या बुशरा बीबी करेंगी। अच्छा, उसको कोई इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली। फिर ये था कि जी वो कुछ कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, वो इस तरह कर देते हैं, उस तरह कर देते हैं। अब ये जो कल आखिरी जब ये इतला आ रही थी, तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग आपको बताऊं, मैंने एक लम्हे के लिए भी इस पे यकीन नहीं किया कि वो जो है कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है या वो वीडियो कोई ऐसी दिखाई जाएगी, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई होती तो वो जेल से निकलने नहीं पाने थे। अभी मेरा ख्याल है वो जेल के अंदर ही होते बैरिस्टर गौहर, और वो वीडियो तमाम मीडिया पे चल रही होती। मैं इस बिल्कुल चीज को बाय नहीं करता, लेकिन मेरे नजदीक एक और चीज बड़ी अहम है। दो मेरे सीनियर्स जो हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो आई डोंट नो, लेकिन उनको ये स्क्रिप्टेड लग रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, और इसका एंड भी कहीं ना कहीं पे पहले से तय है कि ये किस तरह से खत्म होगा। अब इस पे मैं बाकी पैनल की राय चाहूंगा कि क्या वो उनको किसी को ऐसा लगता है कि ये कोई स्क्रिप्टेड मामला भी हो सकता है, यहाँ तक पहुंचना और फिर यहाँ बैठना। और दूसरी जो ऑपरेशन वाली बात है ना आसमा, एक चीज आप जहन में रखिए, प्रीडोमिनेंटली जो इस वक्त लोग आके बैठे हुए हैं वहां पे, वो सिर्फ एक सूबे से ताल्लुक रखते हैं और उनकी जो वाबस्तगी है या उनका जो जिस तरह का उनका ताल्लुक है, अगर आप उसको किसी तरीके से उसको टेस्ट करना चाहेंगे और आप ये कहेंगे कि वो जी उसका फलाने जनरल साहब जो फैज हमीद साहब है उनका वो कंक्लूजन के करीब है, एक तो बेसिकली एक क्राइसिस है, कोई बंदा किसी की बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है, क्रेडिबिलिटी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का इशू है, लोग मान नहीं रहे किसी बात को। ऐसे में अगर आप करेंगे तो वो जो काम था ना, जिस तरह आपने इलेक्शन से पहले 3 फैसले कर दिए थे ऊपर नीचे, इद्दत वाला भी और मुद्दत वाला भी, और आपने उनको सजा दे दी और उसका काउंटर प्रोडक्टिव हुआ वो, तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई फैसला हो गया तो अनाउंस करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये अगर आप बात कह ली थी ना आपने, ये तो तीसरी बात है शहजाद साहब, तीसरी बात है, मुझे किसी और तीसरी बात ये है कि कौमी यकजहती को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अगर आप मुझे ऑपरेशन की बात सुनाएंगे तो मैं पाकिस्तान के हवाले से जो है वो फिक्रमंद हो जाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत हूँ। हाँ चले, अब 3 बातें शहजाद साहब ने की हैं, नौशाद साहब मैं चाहूंगी कि कोई 1.5 बात आप भी कर लें, क्योंकि बाकी लोगों को भी टाइम देना है मुझे। भाई पहले तो मैं तीसरी बात पे मुझे ये समझ नहीं आती कि वो जिस वक्त एक सूबा जो है वो विफाक पे चढ़ाई करता है तो उसको कोई खतरा लाक उस वक्त नहीं होता
لیکن وہ جب صوبہ کے ان چڑھائی کرنے والوں کے خلاف، بلوا کرنے والوں کے خلاف، حملہ کرنے والوں کے خلاف کو کارروائی ہوگی تو اس وقت وفاق کو پرابلم ضرور آئے گی. یہ بات جو ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جو بات ہے نا کہ کون سا وقت ہوگا کہ کس وقت وہ فیصلہ اناؤنس کیا جائے گا، میں نے تو اس کے فیصلے کی اناؤنسمنٹ کی بات نہیں کی. وہ کب کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا یہ ان کا معاملہ ہے جنہوں نے کرنا ہے. میں تو صرف ایک بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کچھ چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. باقی رہی بات یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ڈیولپڈ ہے نا جی، پاپولر ہے جی، بہت زیادہ یہ بڑی ریلیٹو سی ٹرم ہوتی ہے. یہ پاپولیرٹی ان پاپولیرٹی میں بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی. ہمیں یاد ہے کہ 3-3.5 سال کی حکومت کرنے کے بعد جو عمران خان صاحب ہیں ان کی سچویشن یہ تھی کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے دوست، مجھے ذاتی طور پر 2 سے 3 MPAs اور 2 MNAs نے کہا کہ برائے مہربانی آپ کسی طرح سے ہماری مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کرا دیں، اگر ان سے نہیں ہو سکتی تو حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات کرا دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے نا اس کے اندر سوچنے کی بات جو ہے، جو ہم لوگوں کے سوچنے کی یا سنجیدہ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 15-20 ہزار بندے کسی بھی طرح سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ محبت میں نہیں آئے یا یہ پیسوں سے آئے، میں اس بحث میں نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15-20 ہزار بندے لے کر کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی طرح سے اگر وفاق پہ چڑھائی کر دے اور پھر یہ کہے کہ وہ تمام تر جو قوانین ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیا جائے جس کے تحت بانی تحریک انصاف جو ہے وہ ڈیالہ جیل سے باہر نکلیں اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہو جائیں، تو پھر اگر یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، 2014 سے شروع ہوا ہے، تو مت بھولے کہ ہم جب یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ہوگا، اور پھر جب تحریک لبیک کا دھرنا آیا تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آئی. تو آئندہ بھی یہ ہر حکومت کے لیے یہ پرابلم رہے گی. مجھے مشرف صاحب کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں لیکن میں بڑا وائبرنٹ میڈیا چھوڑے جا رہا ہوں. تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا اس ملک میں حکومت کر کے دکھائے کوئی اس میڈیا کی موجودگی میں. تو اسی طرح سے یہ جو طرز سیاست ہے یہ پرابلمٹک ہے، چاہے آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے معاملات کو کریں گے، اس طریقے سے چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے، تو پھر جو یہ بات شہزاد صاحب نے کہی نا، پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، مجھے آپ کی گفتگو کے دوران کچھ نہیں رہا، میڈیا کی تو فکر چھوڑ دیں. مجھے آپ کی گفتگو کے دوران یہ جو خفیہ ہاتھ کی بات کی تھی نا محسن نقوی صاحب نے، اس بات پہ میں ضرور چاہوں گی کہ ہم ڈسکشن کریں. آپ نے کہا نا کہ اس کے پیچھے جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے اصل معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. کیا یہ وہی معاملات ہیں جس کی جانب محسن نقوی صاحب نے اشارہ کیا ہے یا معاملات کچھ اور ہیں؟ شہراز صاحب آپ ذرا اگر اس پہ روشنی ڈال سکیں پلیز. دیکھیں، یہ جو خفیہ ہاتھ اور باقی ساری چیزیں ہیں نا، یہ اگین ڈی ٹریک کرنے والی چیزیں ہیں. جس طرح بار بار یہ میڈیا کے ذریعے خبریں چلائی جا رہی ہیں، جی بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، چھوٹا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ملٹیپل چیزیں اس میں فال کر رہی ہیں. سو کچھ چیزیں ڈی ٹریک بھی کی جاتی ہیں. بات یہی ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل لوگ ہیں اور آپ کی پولیٹیکل ول ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل مذاکرات ہے. ٹیبل ٹاک سے آپ نیگوسیشنز کر سکتے ہیں، مگر جہاں پہ آپ اگریسو نیچر کے ساتھ آئیں گے، پرچے پہ پرچہ، ضمانت کینسلیشن اور دوسری ساری چیزیں، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو بھی سرنڈر کرنا ہوگا. اگر آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا پھر اس موب کے آگے جو ہر حال میں اپنے کپتان کی رہائی چاہتا ہے، جو ہر حال میں یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ 8 فروری کو بھی زیادتی ہوئی، 9 مئی کو بھی زیادتی ہوئی، ابھی 9 مئی پہ یہ باقی لوگ دیکھیے گا کتنا شور میں جاتے ہیں. بہرحال لیکن چیزیں کسی اور طرف چل رہی ہیں. صورتحال یہ ہے کہ خفیات، کس چیز کا خفیات؟ سب کو پتا ہے کہ خفیات کون ہے، تھرڈ امپائر کون ہے، کس کے کہنے پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کس کو کہاں پہ کیا ریلیف دیا جا رہا ہے، کہاں پہ کیا ریلیف نہیں دیا جا رہا. جب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کرنی تھی اس وقت بھی آپ مذاکرات کی انتہا تک گئے، اور اس میں اس کے بعد آپ نے دوسری صورت میں مولانا صاحب کا یہ بیان مت بھولیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کیا کرتے کہ ہمارے دوسرے بندے بھی ٹوٹ چکے ہوئے تھے. تو کس صورت میں جا کے آپ نے کیا کیا چیزیں کی جب آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ آلویز ایک اتھارٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ایک پاور ہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سینسیبلی اس کو کھیلیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کو انوالو کریں. آپ یہ دیکھیں نا کہ روز عظمیٰ بخاری صاحب آ کے جلدی پہ تیل کا کام کر کے چلے جاتی ہیں. اس کے جو اثرات آ رہے ہیں لوگوں کے اوپر اور پولیٹیکل سرکمسٹانسز کے اوپر، وہ کہاں پہ فال کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کے پی کے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو وہ ہر آپریشن کے لیے تیار ہیں. وہ ساری رکاوٹیں توڑتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، تو معاملات اور خرابی کی طرف بڑھیں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے.
अच्छा, ये मजीद खराबी अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है, काशिफ साहब मैं आपसे सवाल करने जा रही हूँ, अगर सूरत हाल खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर ना आए, आपको लगता है कि इस वजह से हमें नून लीग के जो अरकान हैं वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई रहनुमा यहाँ पर बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, खास आज के दिन पर सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मोहसिन नकवी साहब पर छोड़ दी गई, इसके पीछे क्या वजह है? देखें, जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही। काबीना के लोग नहीं नजर आ रहे। असल इशू ये है कि सियासत में जिसको बहुत शौक होता है ना, फिर अकलमंद सियासतदान कहते हैं तुसी आगे होकर जरा कम कर लो। ठीक। अब मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी मैं चैंपियन हूँ, मैं कमांडो हूँ, मैं हर चीज हैंडल कर लूंगा। उन्होंने कहा फिर आओ जी करो मामला। अच्छा, इसी तरह बुशरा बीबी ने कहा कि मुझे किसी पे एतबार नहीं है, जो बात करनी है मेरे से करें। बुशरा बीबी साहिबा का तकाजा एक है कि पावर कॉरिडोर है या कोई सियासी लोग है, जिसने मुज़ाकरात करने हैं मेरे से बात करे, आई एम द रेलिवेंट पर्सन। कोई अलीमीन गंडापुर नहीं, कोई कुछ नहीं, ना हमारी कोई ब्रांच है, ना हमारा कोई सहूलतकार है, ना हमारी कोई फ्रेंचाइज किसी को दी हुई है, मेरे से बात करें। अब अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी मैं मर गया एहतजाज कर करके, पैसे लगा लगा के, हर चीज कर करके, अब मुझे उन्होंने इरेलीवेंट कर लिया और मैं उल्टा कहीं जाता हूँ वुजू करने भी तो कहते नहीं 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 आप छोड़ के भाग जाएंगे। तो हालत तो ये। तो मैंने ना इस जो आज की सूरत हाल, जो मीडिया की बात कर रहे हैं शहजाद फारूकी साहब, जो बाकी बात कर रहे हैं, आप जरा इस पे भी बात करें कि जो मीडिया को कल रात से मार पड़ रही है वो कौन मार रहा है? वो हुकूमत मार रही है, मीडिया हाउसेस पे वो रेंजर मार रही है, वो तहरीक इंसाफ के लोग मार रहे हैं। ये ना ये असल हकीकत तो ये है ना। मतलब बुशरा बीबी की ललकार जो असल कहानी है ना, असल कहानी ये थी कि मैंने ना फारूकी साहब के लिए कुछ लिख के लाया हूं स्पेशल। मैं कहा फारूकी साहब को गोशगुजार करूं प्लीज। ठीक है कि बुशरा बीबी की ललकार गंडापुर बेख्तियार, बुशरा बीबी की ललकार गंडापुर बेख्तियार, नकवी की बढ़ के बेकार, मुजाहिरीन का डी चौक बैठने पर इसरार, अलीमा खान फरार, अवाम बेजार, सहाफियों को पड़ी मार, सारे मिलके बोलो तौबा तौबा अस्तगफार। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप भी इस्तगफार बोलना चाह रहे हैं? मैं तो कह रही सब पढ़ के सब मिलके बोले तौबा तौबा अस्तगफार। शराज साहब कुछ कह रहे हैं? जी जी आएगा बाहर। आए जी आए। मैं तो कह रहा हूँ खुद मोहसिन नकवी साहब हाथ डाल के लेके आए बाहर, हमें क्या एतराज है, लाए। और ये बता दीजिए इस्तगफार कौन कर रहा होगा? एक अस्मा एक चीज प्लीज। अच्छा जी, अगर जो मॉब है, जो लोग हैं, वो 40,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 50,000 है, जितने भी हैं, पूरे सूबे में हुकूमत है सर। तीसरी दफा KPK में पूरे सूबे में हुकूमत है। पंजाब में उनके 40-50 MNA है, 50,000 बंदा लेके आए हैं, उसमें से कितने सरकारी मुलाजिम है, कितने पैसे वाले, कितने, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। आप मुझे कल फजल रहमान कहेगा मेरे पास 1 लाख बंदों की फोर्स है, वो लेके आ जाएगा, फिर उसको भी कहेगी ठीक है आए आप हुकूमत ले। मैं तो बल्कि यहाँ पे परेशान इस बात में, एक जुमला इस बात में परेशान हूँ कि जो CBI यूनियन नहीं होती इदारों में, कहीं वो यूनियन वाले ये ना कहे जी कल चेयरमैन हमें लगा दे, उठाए इस चेयरमैन को निकाल दे। क्या बात कर रहे हैं? कैसे रियासत चलाएंगे भाई आप? कैसे इस्तेकाम लेके आएंगे? कोई कम अज कम बात तो सोचे ना। लिख के लेके आए हैं, इस पे जरा दाद तो ले लीजिए ना शहजाद साहब से। शहजाद साहब, काशिफ रफीक साहब जो हैं वो मेरे ये तो शायर भी हो गए। देखिए प्रोग्राम में तज्जिया हालात ने बना दिया, शायर भी बन गए। और इनके टैलेंट की आप लोग कदर नहीं करते। अभी आप देखिएगा ये थोड़ी देर बाद जो है वो कफ में से कबूतर भी निकालेंगे। आप लोग जो है अंडर एस्टिमेट करते हैं काशिफ को। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। पहली बात, एक तो माशाल्लाह जी बड़ी जबरदस्त निकाल दें उन्हें निकाल के बिठा दे कोई और। ये कुछ भी कर सकते हैं यार। एक दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा प्लीज। एक तो ये है कि ये जो मीडिया के लोगों को मार पड़ी है या वो वैन तोड़ी गई है, वो बड़ी काबिल मुजम्मत बात है। और मेरे नजदीक इसकी किसी तरह से भी किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, खा वो कोई भी है। लेकिन मैं एक बड़ा वो मासूमाना सा सवाल करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी DSNGs थी, ये मैंने देखी हैं फुटेजेस में, कहीं ना कहीं नजर आती हैं एक जगह पे। बीपर मैंने सिर्फ डी चौक के देखे हैं, मतलब मैंने इसको कवरेज करते हुए इन DSNGs को नहीं देखा। तो ये हमारे मासूम जो लोग हैं, कोई ड्राइवर है, कोई DSNG ऑपरेटर है, एक आध कैमरामैन है, इनकी जानों को आप क्यों खतरे में डालते हैं? क्या चलाया आपने? मुझे बताया ना, 26 नंबर से क्या चलाया हमने कटी पहाड़ी से क्या चलाया है, हमने इससे पीछे क्या चलाया है, इसको छोड़ दें। लेकिन ये जो शराज साहब ने बात कही थी ना, वो छोटे ऑपरेशन और बड़े ऑपरेशन वाली, तो आखिरी फिक्र मैं कह लूं काशिफ, उसके बाद आपका हाथ है। वो एक क्लिनिक पे मैंने देखा था कि जी
अपेंडिक्स के बड़े ऑपरेशन के साथ पित्ते का छोटा ऑपरेशन फ्री, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी किसी पैकेज का ऐलान कर देना चाहिए। हजूर, मैं गुजारिश ये कर दूं, कवरेज चली है, मैं खुद जिम्मेदारी से आपको ये बात कह रहा हूं, मैं प्रूफ दे सकता हूं। मेरा सवाल एक है, कवरेज चलाएं या ना चलाएं वो इख्तियार किसी और का है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। हमारे ऊपर एक चेन ऑफ कमांड है, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता है, शराज साहब है, नौशाद साहब है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप, इसका मतलब ये है कि आप डीएसएनजी तोड़े, डीएसएनजी ऑपरेटर को मारे, रिपोर्टर को मारे, और आज दफ्तरों में घुस के दफ्तर तोड़े। आज देखिए कितने शहजाद साहब, I'm really sorry, मुझे ब्रेक लेनी है। प्रोड्यूसर मेरे बार बार मुझे कह रहे हैं कि जी टाइम जो है वो थोड़ा ऊपर हो गया है, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिल लेते हैं ना, ब्रेक के बाद हम मीडिया के जो लोग हैं, सहाफी जो, उनके हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि आज मोहसिन साहब ने भी, मोहसिन नकवी साहब ने भी उनसे कहा है कि जी आप जान बचाएं अपनी, मैं भी एक सहाफी हूं। तो आज उनको याद आ गया कि वो एक सहाफी हैं। इस पे बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। आज जब हम इस मॉब की बात कर रहे हैं, इस हजूम की बात कर रहे हैं, इन लोगों की बात कर रहे हैं जो रैली के तीसरे रोज आज इस्लामाबाद में हमें पहुंचे हुए दिखाई देते हैं, पीटीआई के कारकुनान। इन्होंने यहाँ पर ज्यादती ये की है, जिसको हम सब, जिसकी मजम्मत कर रहे हैं, करनी चाहिए भी है, कि इन्होंने यहाँ पर कुछ मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको निशाना बनाया है, उनके साथ मारपीट भी की है, कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर अटैक्स भी किए हैं, वहां पर तोड़ फोड़ भी की है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल में वो कम है, और बाकी लोग जो हैं वो भी इससे इत्तेफाक करेंगे। लेकिन इन मीडिया हाउसेस के बारे में शहजाद साहब कुछ फरमा रहे थे। शहजाद साहब। नहीं, मैंने तो सिंपली सिर्फ इतना कहा है कि ये हक तो किसी को भी नहीं दिया जा सकता, चाहे हमारे हालात जो भी हैं, हम जितनी भी बात कर पाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या जो कुछ लिख पाते हैं प्रिंट मीडिया पे, उसके बावजूद ये किसी को हक नहीं है। मतलब एक तो हमारे ऊपर प्रेशर एक तरह का है, अब आप नॉन स्टेट एक्टर्स का भी प्रेशर हमें लेना पड़ेगा। तो कराची में ये होता रहा, फिर केपीके के कुछ इलाकों में कुछ अर्सा पहले तक ये होता रहा। तो ये मसाइल हमारे साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद में और इधर उधर जहाँ पे भी ये वाकयात हुए हैं उनकी मजम्मत की जानी चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि कानून की अमलदारी जो है वो हमने खुद उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था जब हमने अदालतों का फैसला मानने से इनकार किया, और आज भी हम फैसलों को नहीं मानते। आज भी हम कानून और इंसाफ की हुक्मरानी पर यकीन नहीं रखते, और जब तक हम कानून और इंसाफ की बालादस्ती पर दिल से यकीन नहीं रखेंगे, मुझे लगता है कि हमारी मुश्किलात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि जोर दोनों पार्टियों का हम पे चलता है, और तो कोई मतलब एक दूसरे का तो कुछ कर नहीं सकते। तो दरमियान में ये जो हम अपने आप को वॉच डॉग्स का किरदार दिए हुए सो कॉल्ड हम इधर उधर फिर रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पोजीशन है गैर महफूज वो हमारी होती है। तो ये सारे का सारा नजरा और गुस्सा दोनों तरफ से हम पे ही उतरता है। ठीक है नौशाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आज एक बड़ी दिलचस्प बात, एक चीज हुई जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। आप इस पे जरा फरमाइएगा कि आपके क्या तासुरात रहे जब मोहसिन नकवी साहब ने यहाँ पर मौजूद मीडिया नुमाइंदगान से कहा कि देखो मैं भी एक सहाफी हूँ, तुम अपनी जान बचाओ पहले, रिपोर्टिंग जो है वो बाद में देखी जाएगी। तो ये तो वही मोहसिन साहब नहीं है जो कल तक कह रहे थे कि मैं देखता हूँ कि इस्लामाबाद में कौन आता है, कैसे आता है, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं, और आज जब वो आगे तो कह रहे हैं भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी आप पे ही चुको दोषी सारे। देखिए मैं थोड़ा सा जरा बता दूं कि ये जिसके बारे में बात की गई है, लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं होता। ये जो लड़ाई है ये परसों रात से जो हमारे जितने भी मीडिया मैनेजर्स हैं, जो मालकान हैं, या उन लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी है। ये जब मामला शुरू हुआ था आपको अंदाजा नहीं है कि किस किस्म का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त किया जा रहा था, और उसमें जब ये इसकी कवरेज के लिए लम्हा व लम्हा जो है वो उसके लिए कंट्रोल जो था उसको हम कोशिश कर रहे थे कि बार बार मीटिंग्स के अंदर ये बात हो रही थी, हम मैसेजेस कन्वे कर रहे थे कि जनाब हम तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जनाब आप जब अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या ट्रेडिशनल मीडिया को साइडलाइन करते हैं तो लोग फिर सोशल मीडिया पर इन्हिसार करते हैं जो कि अनचेक्ड है। वहां कोई भी शख्स किसी भी कंटेंट को किसी किस्म का एंगल देकर कुछ भी सामने ले आता है, और वो उसी की वजह से फेक न्यूज बढ़ती है। कल भी जब इस पर बहस हो रही थी, मैं भी था, अजहर अब्बास साहब भी थे, सरमद साहब भी थे, और भी बड़े काबरीन थे, शाहब ज़ुबैरी साहब, ये सारे लोग जो है इस पर डिबेट कर रहे थे इसी मामले के ऊपर। बड़ी लंबी स्ट्रगल करनी पड़ी, ये जितना भी आप दिखा पा रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि हम चक्की के दोनों पार्टों में पिस जाता है मीडिया अपनी तमाम तर कोशिशें करता है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी तवक्को शायद ये है कि वो ऐसे प्रेजेंट करें जैसे एक जमाने में 2014 के धरने में किया गया था।
کہ لوگوں کی ٹرانسمیشن 24 گھنٹے 48 گھنٹے دھرنا جو ہے اس کے اوپر ہوا چل رہی کہ نہیں چل رہی، آج جو ہے وہ اس کے اوپر تارے نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، یہ تک جو ہے نا وہاں سے دکھایا جا رہا تھا، ایک ایک قدم کے اوپر لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ شراز صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ کیا اس سے بڑی خبر اس وقت پاکستان میں کوئی ہے؟ اگر کوئی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے وہ چلا دیں گے۔ اور میں یہاں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، میں بالکل شراز صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے نوشاد صاحب آپ نے کہا کہ 2014 میں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سارا کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اب وہ مانگتے وہ ہیں جو ان کو ایک دفعہ دے دیا گیا، جو اب آپ دے نہیں سکتے، کیونکہ آپ خواہش، جو کسی کی خواہش کے مطابق تو کوریج نہیں کر سکتے نا، جس طرح خواہش کے مطابق شراز صاحب کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس طرح کی چیز آپ پریزنٹ نہیں کر سکتے۔ اعتراض تو یہی ہے نا کہ جب آپ نے 2014 میں کیا تو آپ ابھی کیوں نہیں کر رہے نوشاد صاحب؟ اعتراض تو ادھر سے یہ آ رہا ہے نا۔ 2014 میں کیا گیا تھا، تب بھی میں اس کے خلاف تھا، میں نے اس کے خلاف بھی آرگیومنٹ کیا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کوریج کا، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی تو پریشر جو تھا اس دھرنے کو ایک ایک لمحے کو دکھانے کو تھا، لوگوں کی ٹرانسمیشن، آپ یقین کیجئے ایڈز جو گرا کے، یعنی آپ ایڈ بھی نہیں لے سکتے تھے اس کے اندر، جو جس کی وجہ سے چینل چلتے ہیں، ایڈ تک لینے کی اجازت نہیں تھی، اور آپ لمحہ بہ لمحہ کئی دن تک جو ہے وہ اس دھرنے کو دکھاتے رہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ جو بائس سائڈ تھی، یا یہ جو طریقہ کار تھا میڈیا کا، آج لوگ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ شراز صاحب عادتیں تو پھر خود بگاڑی نا 10 سال پہلے، اب وہ وہی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اچھا آسما، میں کچھ چیزوں کو الیبریٹ کروں گا۔ ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا ہے سب سے پہلے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی پچھلے 3 دن میں کیا بیلاروس کے صدر کا وزٹ ہے، یا یہ جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں، یا جو آن گوئنگ ایشوز ہو رہے ہیں وہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ نیوز سینس میں سب سے بڑی چیز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، واٹ ایور دا ملٹیپل فیکٹرز نوشاد آر ٹاکنگ اباؤٹ ایز ویل، مگر ہمارے میڈیا ایتھکس کہاں پہ فال کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہم کسی بھی ایک میڈیا ایتھکس کی جس کی ہم بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، ہم کہیں پہ فلفل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت دکھایا، وہ اس وقت کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی تھی فار ملٹیپل ریزنز، آج بھی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ کا جب گیٹ کیپنگ کا ایلیمنٹ آ گیا، اور شراز صاحب معذرت چاہوں گا، ابھی آپ کو بڑا وقت گزرے گا، ابھی آپ اس جگہ پر میری بات سن لیجیے شراز صاحب، جائیں گے سوشل میڈیا کی طرف۔ نوشاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نا، بس ایک سیکنڈ کے لیے رکیے گا شراز صاحب۔ جی نوشاد صاحب۔ شراز صاحب یہ جو مگر خدارہ میڈیا مالکان، میڈیا مینیجر، باقی پالیسی میکر اس چیز کو ریلائز کریں کہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، لوگوں کا گرج کہاں پہ ہے، لوگ اب آپ کو پسند نہیں کرتے، لوگ نہیں سمجھتے آپ ان کے دل کی آواز ہیں، یا آپ ریئلسٹک چیزیں دکھا رہے ہیں۔ ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں نا، ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کا کوسچن جو ہے ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں، وہ جواب دیں۔ کاشف صاحب دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا کہ جتنی ہماری پسلی سہتی ہے، جتنی ہماری بسا اوقات ہے، ہم نے اس کی کوریج کی اور کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے یہ بتائیں کہ میں نے صبح ڈی ایس این جی اور اپنا کرو بھیجا، وہاں پہ مار کٹائی شروع ہو گئی، دفاتر پہ حملے ہو گئے، میں اپنے بندے زخمی کروا دوں صرف ان کی خواہش کے لیے؟ اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں 2014 کی، میں مانتا ہوں 2014 کی بڑی ایکٹیویٹی تھی، پی ٹی وی پہ حملہ بڑی ایکٹیویٹی تھی، سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکانا بڑی ایکٹیویٹی تھی، پارلیمنٹ کے اندر گھسنا سب سے بڑی ایکٹیویٹی تھی، ہمیں دکھانی تھی، ہمیں دکھائی، یہ گناہ ہے ہمارا۔ اور اسی پارٹی کی حکومت میں جو ہمارے ساتھ ہوا روڈوں پہ، اس کو تو کوئی نہیں بات کرتا اس پہ۔ جو انہوں نے وہاں پہ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی، پی ایم ڈی اے کی، پھر 2 صحافتی گروپوں کو لڑوانے کی کوشش کی فواد چودھری صاحب نے، اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ہر حکومت نے اپنے دور میں میڈیا کو رگڑا لگایا، لوگوں کی نوکریاں ہر حکومت میں، اور یہ انہوں نے نوکریاں کھائی ہیں لوگوں کی۔ آپ کمال بات کریں، اصل غصہ یہ نہیں ہے، اصل غصہ یہ ہے کہ بھائی آپ ڈیجیٹل میڈیا کو آپ نے ایک جن بنا کے کھڑا کر دیا، نیٹ سلو ہو گیا، ویڈیو پاس آن نہیں ہو رہی، آڈیو پاس آن نہیں ہو رہی، ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ جا نہیں رہا، اب سیٹلائٹ چینل کو رگڑا دو گی، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے؟ اچھا نہیں دکھا رہے تو بھائی آپ اس کا مطلب یہ کہ آپ زور زبردستی کریں گے؟ ایک چینل ہے، اس کی مینجمنٹ ہے، اس کی ایس او پیز ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دکھاتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی آپ پابند ہیں دکھانے کے لیے۔
آپ کیسے فورس کر سکتے ہیں کسی کو؟ بات یہ نہیں، آپ بھی ایک چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایڈیٹوریل پالیسی جو ہے ان کے حساب سے ڈیزائن کی چیز ہے جائے. نا، ہم بلوا دکھانا شروع کر دیں اور بلوا دکھائیں اس لیے تاکہ لوگ اور بیچ میں آئیں اور آگ لگے. کیا ہم نے سب نے یا میڈیا نے ملک میں آگ لگانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ون بائی ون کر لینا. کیا ہم نے ملک میں آگ لگانے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ کیا ہم کیوں دکھائیں ایسی چیزیں کہ لوگ مزید انسٹیگیٹ ہوں اور لوگ آئیں اور آگے مزید اشتعال بنائیں، مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہو؟ کیوں لوگوں کا رجحان طے کیا کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا دکھانا چاہیے، یہ ثابت. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملک کے اندر امن کی بھی ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے، یا ہم نے صرف لوگوں کے رجحان کو دیکھنا ہے؟ سیدھی سی بات ہے جو آپ نے سیدھی کہی پہلے. کمال بات کر رہے ہیں. او بھائی آپ رجحان کی بات کریں، ملک میں امن کس نے لے کے آنا ہے؟ سینسرشپ کو امن کا نام نہ دیں سر امن کس نے، بہتری کس نے لے کے آنی ہے؟ پھر ہم بلوا دکھانا شروع کر دیں تاکہ اور لوگ بھی بیچ میں آ جائیں. یار کمال کر رہے ہیں. مطلب ہم نے اس وقت ماضی میں اگر غلطی کی تو اچھا جی، میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے حوصلہ رکھیے، کل بھی ہمارا شو ہونا ہے، ابھی بھی ہمارے نمائندے جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہیں، ابھی تو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے اٹیکس ہونے کا، ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے کہ میڈیا نمائندگان کو نشانہ بنایا جائے. تو آئی تھنک کہ ہمیں کل کے شو میں بھی اس پہ بات کر لینی چاہیے اور سارے پہ سب کو موقع ملے گا، جتنی بڑھاس ہے آپ نکال لیجیے گا. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے. کاشف رفیق صاحب، شہراز اسناد صاحب، شہزاد انور فاروقی صاحب اور محمد نوشاد علی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ شو دیکھنے کے لیے. کل دوبارہ ملتے ہیں آپ سے.